नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि जो है अपने इस चैनल के माध्यम से हम जो है समीक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और जो है पीसीएस 2026 की तैयारी करवाएंगे। तो उसी सीरीज में आज हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला लेक्चर लेके आए हैं, यानी इंडियन पॉलिटी, जो कि हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। इस टॉपिक से जो है हम आज क्लास की शुरुआत करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों हम लेक्चर में ज़्यादा देर न करते हुए देख लेते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है। भारत का संवैधानिक विकास संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी डिफिनीशन सीधे सीधे लिखी हुई है कि संविधान नियमों का वह कानून संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। और भारत का भी अपना एक संविधान है जिसके तहत जो है भारत की शासन प्रणाली संचालित होती है। और यहाँ पर हम दो प्रकार के अधिनियमों की बात करेंगे। यानी एक जो है आपका कंपनी के द्वारा जो भारत में शासन के लिए कानून बनाए गए, यानी एक्ट जो पारित किए गए। उसके बाद में सन 1858 के बाद में जब ब्रिटिश महारानी ने कंपनी के एक्ट को भारत में समाप्त कर दिया, तो किस प्रकार से ब्रिटिश संसद ने जो है भारत के लिए कानून बनाए। तो इन सभी जो है पक्षों पर हम जो है चर्चा करेंगे। और भारत का संवैधानिक विकास के तहत हम जो है इसमें विस्तार से चर्चा करते हुए आपको आज पहला भाग 1 में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद भाग 2 और भाग 3 में। यानी इस प्रकार से आपको भारत का संवैधानिक विकास से टॉपिक के तहत 3 वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से जो है ब्रिटिश क्राउन के तहत निर्मित नियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जब भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, तो किस प्रकार से जो है भारत में कंपनी ने जो है अपने एक्ट बनाकर जो है भारत में शासन करने का प्रयास किया। इसके तहत हम जो है देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए बनाए थे। पहला एक्ट आपका कौन सा बनाया था उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने? रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। दूसरा एक्ट कौन सा बनाया था? पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा एक्ट कौन सा आपका बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? चार्टर एक्ट 1793। चौथा एक्ट कौन सा बनाया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने? चार्टर एक्ट 1813। तीसरा एक्ट कौन सा, पांचवा एक्ट कौन सा आपका बनाया था? चार्टर एक्ट 1833। और आखिरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा एक्ट बनाया था? चार्टर एक्ट 1853। इस प्रकार ने कंपनी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए 1773 से लेकर 1853 तक यानी जो है 1857 की क्रांति से पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए लगभग 6 एक्ट बनाए थे। इस प्रकार से जो है 1853 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में शासन रहा, और उसने जो है समय समय पर अपने शासन को भारत में मजबूत करने के लिए इन एक्टों के माध्यम से अपनी नींव को मजबूत किया और भारत में जो है लंबे समय तक शासन किया। और 1857 की क्रांति के बाद से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, तो उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को सीधे जो है ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में ले लिया और महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बन गई, यानी महारानी बन गई। और उन्हीं के नाम से फिर जो है आज़ाद, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक जो है आपका एक्ट बनाकर समय समय पर भारत में शासन को मजबूत किया गया जो है ईस्ट इंडिया का ये ब्रिटिश संसद ने। तो पहला कौन सा, क्राउन के, दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे हम जो है देख लेते हैं, क्राउन के शासन के अधीन
पारित जो एक्ट भारत में पारित हुए, पहला सन 1858 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा आपका क्या है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, तीसरा आपका क्या है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, चौथा आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और उसके बाद में पांचवा आपका 1919 का भारत का शासन अधिनियम, उसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कम से कम जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश महारानी के शासन के तहत कम से कम 20 से 22 एक्ट जो है पारित किए गए समय समय पर 200 से 250 साल के इतिहास में, जिससे जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है ब्रिटिश शासन की जो है नींव यहाँ पर मजबूत होती चली गई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर जो है दो प्रकार के एक्ट के बारे में हमने भारत में संवैधानिक विकास के तहत जानने की कोशिश की। पहला कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम जो थे भारत में, और क्राउन के शासन के अधीन पारित अधिनियम जो भारत में बनाए गए थे। चलिए इसमें हम जो है पहले एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी जो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में बनाया था भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या क्या प्रावधान किए थे इस एक्ट के तहत, उसको देख लेते हैं। पहले एक्ट के तहत यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। यानी जो येलो में आपका जो अंडरलाइन किया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग अक्सर जो है पीसीएस और समीक्षा अधिकारी और एचईओ की परीक्षाओं में पूछ सकता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, दूसरे पॉइंट कहता है इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। यानी क्या है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। तीसरा पॉइंट इस एक्ट में क्या है, इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन बन जाता है कि 1773 एक्ट के तहत जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो आप सीधे लिखेंगे वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। इस व्यवस्था के तहत मद्रास और मुंबई, यानी मद्रास यानी वर्तमान समय में चेन्नई और मुंबई यानी मुंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी इस एक्ट के द्वारा आपका मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी उनके अधीन काम करने के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया। आगे इसमें देखते हैं क्या है, इस अधिनियम के तहत 1774 में बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश इस न्यायालय के लिए चुने गए। अब इसमें यह आता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था उच्चतम न्यायालय का, तो आपका आएगा सर एलिजा इम्पे, और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य जज जो है अपॉइंट किए थे, उसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि 1773 एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी और इसके जो है मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे और उनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से रखे गए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के द्वारा जो बनाया गया था वो जो है भारत में संवैधानिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण था, जिसने भारत में कंपनी की नींव को और मजबूत कर दिया। और जो है ब्रिटिश सरकार इस प्रकार से जो है अपना
साम्राज्य बरकरार रखा इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अन्य कौन कौन से दूसरा एक्ट इसमें देख लेते हैं कि कौन सा है। दूसरा एक्ट आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट भी मायने रखता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी इस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल की सरकार को कहाँ कहाँ कंपनी के यानी बंगाल के कलकत्ता की सरकार को कहाँ कहाँ तक जो है अधिकार दिए गए, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपका रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फिर से बनाया था जो है। और इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के राज्यों के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। बाकी देख लेते हैं 1784 का एक्ट क्या कहता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन और ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण, यानी इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी जो वर्क कर रही थी और प्रशासन कर रही थी उस पर किसका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश सरकार का आपका जो है कंट्रोल हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सर्किल में लिखा हुआ 1773 एक्ट के तहत स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आंसर हम सीधे ही बता चुके हैं, एलिजा इम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उस समय। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया आपका। और इस एक्ट में आगे क्या है कि भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, यानी जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया था जिन जिन राज्यों पर, उसको क्या नाम दिया गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो आप आंसर करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान नहीं। इसमें आगे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामले के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है वो देख लेते हैं कि क्या क्या रहा है इसमें। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर व गवर्नर जनरल वायसराय, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है जो है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर था आपका जो है। उसका कार्यकाल कब से था, 1758 से 1760। फिर उसके बाद में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स आपका। और बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में कौन बैठा, तो आपका लॉर्ड विलियम बेनेटिक। तो यहाँ से भी देखा जाए तो इन गवर्नर जनरल से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं तो देखते हैं लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। कब बने थे, 1858 से 1862 में पहले बने थे। फिर लॉर्ड माउंटबेटन यानी भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे ये। सी राजगोपालाचारी, यहाँ से भी आ जाता है क्वेश्चन, आपका पूछ लेता है कि सही स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सीधे लगाएंगे सी राजगोपालाचारी आपके जो है भारत के स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे उस समय।
एक एक्ट और आपका आता है, उसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा एक्ट था आपका। 1813 का राजलेख, इसके तहत क्या है कि इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी उसको एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। बल्कि और हालांकि कंपनी को चीन के साथ में व्यापार और जो है भारत में चाय का व्यापार केवल, यानी दो प्रकार के, एक चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय के साथ व्यापार जो भारत में कर रही थी कंपनी, उसको केवल बरकरार रखा गया और बाकी भारत से अन्य जो व्यापार के एकाधिकार थे वो कंपनी से छीन लिए गए। आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई। यहाँ से भी आंसर बन जाता है, कभी कदार पूछ लेता है कि भारत में सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा 1,00,000 रुपये शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई, तो आप आंसर करेंगे 1813 का राज अभिलेख या चार्टर एक्ट 1833 के तहत, जो 13 के तहत भारत में 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्था की गई। आगे देख लेते हैं 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। 1833 का चार्टर एक्ट जो है क्या कहता है। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कंपनी के चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में अब उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार उससे दो प्रकार के कर रही थी, भारत में चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ में व्यापार कर रही थी। इस एक्ट 1833 एक्ट के द्वारा क्या किया गया, चीन के साथ भी व्यापार को उसका पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब उसे केवल क्या करना था, भारत में राजनीतिक कार्य ही करने थे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बन जाता है आपका कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आंसर आप करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य और चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया, लॉर्ड मैकाले को। फिर देख लेते हैं क्या है। इस एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। तो आंसर यहाँ पर कभी कदार क्वेश्चन बन जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो आप आंसर करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत में दास प्रथा को कानून बनाकर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। राजलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए आयोग नहीं समझा जाएगा। यानी इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार जो है कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान और वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। यानी भारतीयों को जो है के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस एक्ट में प्रावधान किया गया। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में विधि आयोग किस एक्ट के द्वारा जो है नियुक्ति की गई, तो गवर्नर जनरल 1833 का आपका गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्ति करने का अधिकार आपको दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। 1853 का राजलेख क्या कहता है। 1853 का राजलेख क्या कहता है, इसके तहत कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग करने का निश्चय कदम उठाया गया। यानी इस एक्ट के द्वारा 1853 एक्ट के द्वारा आपका क्या किया गया, इसके द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस व्यवस्था के तहत भारत वर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद
की स्थापना की गई। यानी भारत में विधान परिषद का अस्तित्व किस एक्ट के द्वारा आता है, तो 1853 का राजलेख के तहत आपका भारत में एक अलग विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। और एक लास्ट जो एक्ट आता है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत में बनाया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये 1858 की क्रांति के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर डगमगाने लगे थे, तो उस समय जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करने के लिए कानून बनाया था। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, 1858 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन पूरी तरह से महारानी के अधीन ला दिया गया आपका जो है। और 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरह से इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था। यानी इस एक्ट के द्वारा इस प्रकार से दोस्तों हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एक्ट बने थे 6 एक्ट, उसके बारे में एक एक करके उनकी डिटेल के बारे में अच्छे से जान लिया और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे पर भी डिस्कशन कर लिया। अब कल जो है हम जब दूसरा इसका पार्ट बनाएंगे तो उसमें जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में शासन करने के लिए किस प्रकार से जो है कानून बनाए गए उसका हम वर्णन करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर हमारी कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे इस फ्री चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने बाकी मित्रों को भी और दोस्तों को भी इससे जोड़िए ताकि वे भी फ्री कक्षाओं का जो है लाभ उठा सकें और अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। और जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी आने वाली है और यूपीपीसीएस 2026 की जो परीक्षा आने वाली है उसमें